स्वागत है सबका इंग्लिश पर। वेरी गुड इवनिंग। आज हम एमटीएस के क्वेश्चंस बनाएंगे। एसएससी में एक एग्ज़ामिनेशन होता है एमटीएस का। इसमें से आज हमने 10 क्वेश्चंस एरर बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं और चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स। नीचे दिए गए क्वेश्चंस में इनमें से कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें कि एरर्स हैं, त्रुटियां हैं, एंड सम आर करेक्ट, और कुछ सेंटेंसेस करेक्ट भी मिलेंगे। फाइंड आउट, पता कीजिए, विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर, कि सेंटेंस के किस हिस्से में गलती है, त्रुटि है, एरर है। एंड ब्लैकन द रेक्टेंगल corresponding to the appropriate letter A, B, C। मान लें कि गलती ए में अगर मिलती है तो आप आंसर शीट में, अपने एग्जामिनेशन के आंसर शीट में जो 4 गोल घेरे दिए होते हैं, देयर आर 4 सर्कल्स गिवन। ए में अगर एरर मिला तो ए को आप ब्लैक करेंगे, बी में एरर मिला तो बी को ब्लैक करेंगे, सी में एरर मिला तो सी में ब्लैक करेंगे, और अगर एरर नहीं मिलता है तो आप डी नंबर सर्कल ब्लैक करेंगे। इसकी मीनिंग है कि नो एरर, क्योंकि डी सेक्शन आप किसी भी क्वेश्चन में देखें नो एरर का सेक्शन है। ओके, इफ़ अ सेंटेंस इज़ फ्री फ्रॉम एरर्स, अगर कोई भी सेंटेंस त्रुटि मुक्त है, एरर नहीं है उसमें, तो कह रहे हैं ब्लैकन द रेक्टेंगल corresponding टू डी इन द आंसर शीट, कि अगर डी में आप देखते हैं कि सेंटेंस में एरर नहीं है तो डी वाले सर्कल में आप ब्लैक करें। इससे साबित होता है, इससे समझ में बात आती है कि एरर नहीं है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं और एक एक करके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिज कॉम्पोजिशन इज इंफीरियर दैन माइन। क्या है क्वेश्चन? कॉम्पोजिशन मीन्स कविता हो सकती है, कोई भी रचना। ओके, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो साहित्य से संबंधित है, या हो सकता है कि संगीत का वो कंपोजिशन हो। यस, म्यूज़िक का भी कंपोजिशन हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि उसकी रचना मेरे से थोड़ी दब है, थोड़ी सी ख़राब है, यानी कि बदतर है। इन्फीरियर मतलब थोड़ा पीछे रहना, बदतर तो ना कहा जाए लेकिन पीछे रहना, हाँ सेंस वो होता है। हिज कॉम्पोजिशन इज़ इन्फीरियर दैन माइन, कि उसका कॉम्पोजिशन मेरे कॉम्पोजिशन से थोड़ा पीछे है। ओके, सुपीरियर नहीं है, ऑपोजिट ऑफ सुपीरियर इज़ इन्फीरियर। तो आप देखें कि इन्फीरियर के बाद हमने दैन लिखा है, और इन्फीरियर एक एडजेक्टिव है। इन्फीरियर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, ये कंपैरिजन दिखाता है किसी दो चीज़ के बीच। ओके, तो इन्फीरियर के बाद हम दैन नहीं लगाते, बल्कि इन्फीरियर के बाद हम टू लगाते हैं, TO2, कंपैरिजन दिखाने के लिए। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ, हिज कंपोजिशन इज़ इन्फीरियर टू माइन। हिज कंपोजिशन इज़ इन्फीरियर टू माइन। हिज कंपोजिशन इज़ सुपीरियर टू माइन। यू आर सीनियर टू मी, आई एम जूनियर टू यू। ओके, तो सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रियर, प्रेफरेबल, ये जितने भी वर्ड्स अभी आपने सुने ये सारे ही एडजेक्टिव्स हैं, और इनके बाद दैन नहीं लगते कंपैरिजन दिखाने के लिए, बल्कि टू लगते हैं। ओके, क्योंकि जनरली कंपैरिजन दिखाने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद दैन लगाते। फास्टर दैन, स्लोअर दैन, मोर स्प्लेंडिड दैन, मोर विगरस दैन, क्लेवरर दैन, ग्रेटर दैन, हॉटर दैन, फैटर दैन, this is the style. But senior to me, senior to you, junior to, inferior to, superior to, this is the style. Okay, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। The old man was overwhelmed for joy at the success of his only son, कि वो बूढ़ा इंसान बहुत ही खुश हो गया अपने इकलौते बेटे की सफलता पर, अपने एकमात्र बेटे की सफलता पर। तो मैं आपको बताऊं, ओवरवेल्म्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है,
क्योंकि वॉज जैसे बी फॉर्म के बाद आया है। और ओवरवेल्म्ड के साथ प्रीपोजिशन फॉर नहीं लगता बल्कि विथ लगता है। तो हमें कहना चाहिए ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, बिकॉज ओवरवेल्म्ड फॉर समथिंग दिस इज़ रॉन्ग, ओवरवेल्म्ड विथ समथिंग दिस इज़ करेक्ट। तो समथिंग की जगह पर यहाँ जॉय है, खुशी है। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय at the success of his only son. Okay, overwhelmed with. The hockey match between India and Pakistan was much exciting. Okay, तो यहाँ पर हमें much exciting नहीं कहना चाहिए, बल्कि much के बाद हम कुछ quantity की बात करते हैं। much water, much oil, much happiness, much excitement. एक्साइटमेंट आपको दिखाना है मच कहेंगे, हैप्पीनेस दिखाना है मच कहेंगे, मच सॉरो, मच ग्रीफ, मच वरीज, चिंताएं, मच कंसर्न्स। तो ऐसी चीज़ जो कि मापी नहीं जाएगी लेकिन भावनात्मक बातें हैं, और समटाइम्स ऐसी चीज़ जो मापी जाएंगी लेकिन भावनात्मक नहीं है, जैसे मापी जाएंगी ऐसी चीज़। मच वाटर, मच ऑयल, मच पेट्रोल, मच मिल्क, लेकिन ऐसी चीज़ जो भावनात्मक है, एक्साइटमेंट, उत्साह। ज़ील, ZEAL, ज़ील, ज़ील भी क्या है? खुशी। एंथुजियाज़म जिसे आप कहते हैं, उत्साह, मच एंथुजियाज़म, मच हैप्पीनेस, मच ज़ील, लेकिन मच एक्साइटिंग नहीं। कोई चीज़ के बारे में जब एडजेक्टिव कुछ बताए कि हॉकी मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हुआ वो हॉकी मैच बहुत ही एक्साइटिंग था, तो हम कहते हैं दिस स्टोरी इज़ मच इंटरेस्टिंग। रॉन्ग, हम कहते हैं दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऐसा नहीं कहते, इट इज़ अ मच इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, माइंड इट। तो एक्साइटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है जो हॉकी मैच के बारे में बता रहा है कि हॉकी मैच बहुत ही एक्साइटिंग था। तो बहुत का सेंस है, और ये एडजेक्टिव है जो किसी नाउन मैच के बारे में बता रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव जब आएँ तो उनके साथ हम क्वाइट या फिर वेरी का इस्तेमाल करते हैं। VERY वेरी, QUITE क्वाइट, या तो वेरी या तो क्वाइट। सो कहने का तरीका होगा द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज वेरी एक्साइटिंग। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। This should be the style. I hope you are understanding this session. Thank you so much to be on English with me, and सब्सक्राइब भी करें, आपका परिवार है, इसे बढ़ाएं थोड़ा, और इच्छा होती है तो लाइक भी करें, अच्छे सजेशंस लिखें कमेंट्स में कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। I have seen that film last year, but I do not remember its story. I have seen that film last year, but I do not remember its story. अब गौर करें, last year लिखा है, तो सेंटेंस में जब last year, last month, last week, last date, last day, last decade, okay, ऐसा कुछ भी लिखा रहा है तो लास्ट से हमें पता चलता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। लास्ट मीन्स पास्ट, और पास्ट के साथ हम V2 लगाते, हैज़ हैव के साथ V3 नहीं, हैज़ हैव प्लस V3, इससे हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन V2 से हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें हमने आई हैव सीन लिख दिया है, हैव सीन, तो हैव प्रेजेंट टाइम को बताता है, और हैव फॉर्म के बाद कभी भी V3 आता है अगर वर्ब को आना है तो हैव के बाद देखिए यहाँ सीन V3 आया है, समझें ध्यान से। तो हैव से रेफरेंस प्रेजेंट टाइम को जा रहा है, और लास्ट ईयर से रेफरेंस पास्ट टाइम को जा रहा है। तो जब बातें पास्ट की हैं तो वर्ब भी तो हमारा पास्ट का होना चाहिए, वर्ब भी तो हमारा पास्ट में होना चाहिए, वर्ब का रेफरेंस भी तो पास्ट टाइम को जाना चाहिए। इसलिए हैव सीन प्रेजेंट टाइम का रेफरेंस ना देकर हम हैव सीन को हटाकर सॉ लिखेंगे, SAW, सीन का V2, सॉ। आई सॉ दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। हम ऐसा नहीं कह सकते आई हैव मेट विलियम लास्ट डे, कि मैं विलियम से
कल मिला हूँ, पिछले दिन मिला हूँ, तो कल मिला हूँ तो आई हैव मेट नहीं, बल्कि आई मेट, MET, सिंपली V2। ओके, आई सॉ माई फ्रेंड लास्ट डे, ऐसा नहीं आई हैव सीन माई फ्रेंड लास्ट डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, टेंस से ये क्वेश्चन था। ओके, टेंस के पास्ट इंडेफिनिट से। 5th में है महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। हम यहाँ क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। जैसा हम देखें तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, बिकॉज महात्मा गांधी रिमेन्ड V2 है, जो किसी चीज़ की कंटिन्यूटी को ही बताता है, किसी चीज़ की आदत को बताता है। तो महात्मा गांधी ने मेंटेन की अपनी आदत सैद्धांतिक होने की। ओके, तो V2 से हम आदत भी दिखाते हैं, जैसे माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू वॉक एवरी मॉर्निंग, कि मेरे दादाजी हर सुबह घूमने के आदी थे, हर सुबह घुमा करते थे। यूज्ड टू हमने कहा, अब यूज्ड टू ना लिख कर, क्योंकि यूज्ड टू से तो आदत हमें पता चलती ही है। अब सिंपली मैं इसे कह सकता हूँ, माई ग्रैंडफादर वॉकड एवरी मॉर्निंग, वॉकड इन द मॉर्निंग, माई ग्रैंडफादर वॉकड इन द इवनिंग। हो सकता है कि वो शाम में भी टहलने के लिए जाते हों, तो मेरे दादाजी शाम में टहला करते थे। वॉकड मैंने सिंपली कहा, और हम कह रहे टहला करते थे, तो ये आदत दिखा रहा है, यानी आप हैबिचुअल एक्शन को भी V2 से दिखा सकते हैं। तो ये तो हमने चलते चलते एक रूल भी सीख लिया पास्ट इंडेफिनिट का। खैर आइए, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत का पक्का इंसान। ऑल थ्रू हिज लाइफ, ऑल थ्रू एक सेंटेंस है, सॉरी एक फ्रेज़ है, वाक्यांश है छोटा सा, और ये करेक्ट है। हिज लाइफ, कोई भी एरर नहीं है, लाइफ नाउन है, नाउन से पहले हिज एडजेक्टिव लिखा है। सो दिस सेंटेंस हैज़ नो एरर, इसलिए इसमें हम आंसर D लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। रुस्तम और मैंने दोनों ने ही तस्वीर देखी थी। पिक्चर से जनरली तस्वीर की ही मीनिंग आनी चाहिए, मैं एक आपको सलाह दूं, चूँकि ये नाउन में क्वेश्चन आता है, और पिक्चर्स से सिनेमास की मीनिंग आती है, मूवीज़ की मीनिंग आती है। ओके, तो मैं पिक्चर की मीनिंग यहाँ तस्वीर ले रहा हूँ, क्योंकि पिक्चर की मीनिंग तस्वीर आनी चाहिए। रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। गौर करें, सॉ एक वर्ब है, V2। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आया करता है। सपोज़ रुस्तम एंड ये दो चीज़ ना लिखा होता, ना लिखी होती यहाँ पर, आप क्या कहते हैं? माई सेल्फ सॉ द पिक्चर, नो। माई सेल्फ मेट विलियम, नो। माई सेल्फ मेट विलियम येस्टरडे, रॉन्ग। आई मेट विलियम येस्टरडे। ओके, तो उसी तरह से आई सॉ द पिक्चर, ये सबसे आसान तरीका है, सबसे फाइनेस्ट वे है माई सेल्फ को तुरंत से सुधारने का, कि माई सेल्फ का आप कौन सा सटीक सही वाला फॉर्म लिखेंगे। समझ में बातें आ गई ना? कितना आसान था ये, देखिए। इस क्वेश्चन को समझने का ये सबसे आसान तरीका है कि जो भी माई सेल्फ के पहले बातें लिखी हैं उसे हटा दीजिए दिमाग से, और सोचिए क्या हम ऐसा कहेंगे, माई सेल्फ एट अ मैंगो, कि मैंने एक आम खाया? नो, आई एट अ मैंगो, माई सेल्फ एट अ मैंगो नहीं कहते। आई रोट अ लेटर, माई सेल्फ रोट अ लेटर नहीं कहते। इसी तरह से यहाँ हमें रुस्तम एंड आई सॉ द पिक्चर, दिस शुड बी द करेक्ट, बिकॉज वर्ब से पहले सब्जेक्ट, और माई सेल्फ सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, नॉमिनेटिव फॉर्म नहीं है, सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव कहते हैं। आई नॉमिनेटिव फॉर्म है माई सेल्फ का। आई सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, और सब्जेक्ट की जगह पर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। ये इसका लॉजिक है। अंडरस्टूड? हम समझते हैं कि हम समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। 7th है हमारा, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। अब गौर करें कि क्वेश्चन टैग का ये सेंटेंस है और हमने विल लगा दिया है। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और आपको क्वेश्चन टैग में समझ में बातें आनी चाहिए। विल जब हमने कहा है सेंटेंस में, तो हम इसके साथ इजंट नहीं लिख सकते। जब सेंटेंस में विल है तो इसका क्वेश्चन टैग वॉन्ट होना चाहिए, दैट इज़ WONT, दैट इज़ वॉन्ट इट। तो कहेंगे यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, वॉन्ट यू। इट नहीं कहेंगे, अब वॉन्ट यू कहेंगे। गौर करें, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ फिर से, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, टुमारो के बाद कॉमा होना चाहिए टेक्निकली, उसके बाद क्वेश्चन होगा वॉन्ट यू,
WON', want, will, not का शॉर्ट फॉर्म है, और जो हमारा सब्जेक्ट यू है यही यू want के बाद चला जाएगा, और टेक्निकली ग्रामेटिकली सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, यहाँ सेंटेंस भी रॉन्ग लिखा है, खैर, जबकि MTS का क्वेश्चन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, वॉन्ट यू, और इसकी मीनिंग होगी हिंदी में तुम कल मेरे पार्टी में आओगे ना, ऐसे जब बोलते हैं तुम कल मुझसे मिलोगे ना, तुम मेरे घर कल आ रहे हो ना, जब ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं तो इस तरह के सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग का ही पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, बहुत पैसे उड़ाए गए कॉमनवेल्थ गेम के लिए, कॉमनवेल्थ गेम पर। अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ एक फ्रेज़ है, अब गौर करें, लॉट एक नाउन है, इस नाउन से पहले हमने अ लिखा है यानी ए लिखा है, लॉट सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर के साथ ए ही आता है, ओके। अ बुक, अ पेन, उसी तरह से अ लॉट। आज समझ लें इसकी लॉजिक को, इसके कॉन्सेप्ट को। तो अ लॉट ऑफ अपने आप में करेक्ट है, अ के बाद लॉट्स नहीं लिख सकते आप, क्योंकि अ के बाद बुक्स नहीं बोलते, अ बुक्स, अ पेन्स रॉन्ग, अ मोबाइल्स रॉन्ग, ओके। उसी तरह से अ लॉट इज़ करेक्ट, अ लॉट्स इज़ रॉन्ग। तो पहले अ लॉट ऑफ यहाँ तक करेक्ट है, और अ लॉट ऑफ के बाद आप सिंगुलर नाउन भी लिख सकते हैं और प्लूरल नाउन भी लिख सकते हैं। अगर सिंगुलर नाउन लिखेंगे तो उस नाउन को अनकाउंटेबल होना होगा, मतलब गिनती का सेंस उसमें नहीं होगा। अ लॉट ऑफ के बाद अगर आप प्लूरल नाउन लिखते हैं तो उसमें गिनती का सेंस होगा और वो नाउन काउंटेबल नाउन होगा। अ लॉट ऑफ बुक्स, क्योंकि किताबों को हम गिन सकते हैं इसलिए बुक्स कह रहे हैं, अ लॉट ऑफ बुक नहीं कह पाएंगे। बट अ लॉट ऑफ शुगर, चीनी को हम गिन नहीं सकते, चीनी के दाने को गिन सकते हैं, ये लाजमी है, चीनी को नहीं गिन सकते। चीनी एक्चुअली कहते किसको हैं, इस तरह से अगर हम बात करें इंग्लिश में, अगर इंग्लिश के डिसिप्लिन में कहें शुगर किसको कह रहा है, तो चीनी के एक एक दाने को हम शुगर नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन दानों से मिलकर जो एक ढेर बना है उस ढेर को हम जनरली रेफ़र करते हैं, जनरली रेफरेंस देते हैं शुगर कहकर, ये है टेक्निक। तो आप देखें अ लॉट ऑफ के बाद मैं सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल यूज़ कर रहा हूँ। अ लॉट ऑफ शुगर, अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ ऑयल, अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ करेज, साहस, ओके, अ लॉट ऑफ बोल्डनेस, अंडरस्टूड, अ लॉट ऑफ मिल्क, a lot of tea, a lot of wine, okay, a lot of love। तो ये तरीके हैं कि आप a lot of के बाद सिंगुलर नाउन यूज़ करें और अनकाउंटेबल में हो। अब आइए समझते हैं a lot of के बाद प्लूरल नाउन। a lot of books, a lot of shirts, a lot of trucks, a lot of people, a lot of men, a lot of women, a lot of students, a lot of teachers, a lot of ideas, a lot of opinions, ओके। तो हमने इसके बाद प्लूरल नाउन यूज़ किया, इसकी बात हमने समझ ली। और देखें मनी यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप मुझे बताएं मनी इज़ लिखेंगे या मनी आर लिखेंगे। अगर मनी सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ या आर, इज़। तो उसी तरह से मनी वॉज या मनी वर, तो मनी वॉज, भले ही पैसे बहुत खर्च किए गए हैं तो अ लॉट ऑफ से सेंस आपको दिया गया बहुत का, आपको लगेगा जब बहुत पैसे हुए तो वर होना चाहिए, क्योंकि वर्ब भी फिर ज़्यादा में आएगा, वर आएगा, लेकिन नहीं। अ लॉट ऑफ मनी मीन्स है बहुत पैसे, बात सही, लेकिन अ लॉट ऑफ के बाद अगर आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तो उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करना होता है, ये ग्रामर का रूल है। और अ लॉट ऑफ के बाद अगर आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ किया है तो इसके बाद आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, यानी सीधी सी बात, अ लॉट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, अ लॉट ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। हम समझते हैं कि पूरी चीज़ हमने इससे संबंधित समझ ली है। सो द आंसर इज अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंट, यस, अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। क्वेश्चन नंबर 9, द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। गौर करें, टू एंड लास्ट ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। चैप्टर्स वर्ड यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले हम एडजेक्टिव्स लिखते हैं। गुड बॉय, बॉय नाउन, गुड एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग बॉय, बॉय नाउन, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, ओके। हार्ड वॉल, वॉल नाउन, हार्ड
एडजेक्टिव. ओके. ग्रेट आइडिया, आइडिया नाउन, ग्रेट एडजेक्टिव. तो उसी तरह से हमने चैप्टर्स के पहले लास्ट लिखा और टू लिखा, दोनों ही एडजेक्टिव. लेकिन यहाँ टू एंड लास्ट के सीक्वेंस रॉन्ग है, सीक्वेंस गलत है, अरेंजमेंट इनका रॉन्ग है, ऑर्डर इनका गलत है. क्रम टू लास्ट नहीं होना चाहिए, अरेंजमेंट टू लास्ट नहीं होना चाहिए, पहले लास्ट होगा तब टू होगा. ओके. क्यों? क्योंकि रूल कहता है टू से देखिए हमको नंबर पता चलता है और लास्ट से हमें पोजीशन पता चलता है. ध्यान दें, टू से सिर्फ हमें वैल्यू पता चलता है कि 2. ओके. तो वैल्यू शोइंग नंबर को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं, और जो नंबर पोजीशन बताता है उस नंबर को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं. ORDINAL, ऑर्डिनल. ऑर्डिनल वर्ड बना है ऑर्डर से, ORDER, ऑर्डर. ऑर्डर मतलब क्रम, अरेंजमेंट, कि किसके बाद क्या. क्लास में फर्स्ट कौन आया है, एक बच्चा हाथ उठाता है. क्लास में सेकंड कौन है, सेकंड. ओके. द थर्ड, द फोर्थ वन, फिफ्थ एंड द लास्ट. तो गौर करें, आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने क्या बताया, पोजीशन बताया. ओके. लेकिन 1 2 3 4 5 10 100, इससे हमें वैल्यू पता चलता है. तो वैल्यू बताने वाले नंबर्स को हम कार्डिनल्स कहते हैं, CARDINALS. और पोजीशन बताने वाले, जगह बताने वाले नंबर्स को हम ऑर्डिनल्स कहते हैं, ORDINALS. और दोनों ही एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल होते हैं. यहाँ एडजेक्टिव है तो पहले हमें ऑर्डिनल्स लिखना चाहिए, तब कार्डिनल्स लिखना चाहिए. पहले हमें पोजीशन दिखाने वाला नंबर लिखना चाहिए, तब हमें वैल्यू बताने वाला नंबर लिखना चाहिए. तो हमें यहाँ कहना चाहिए द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. द 2 लास्ट नहीं, द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे आप कहते हैं द फर्स्ट वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप गौर करें, फर्स्ट वन मैंने कहा, मैंने नहीं कहा द वन फर्स्ट. ओके. द फर्स्ट वन, मैं पहली वाली चीज़ चुनता हूँ. द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, सेकेंड वन. सेकेंड से पोजीशन बताया, वन से नंबर बताया. फर्स्ट से पोजीशन बताया, वन से नंबर बताया. उसी तरह यहाँ लास्ट से हमने पोजीशन बताया, 2 से नंबर बताया. दिस इज़ द टेक्निक, दिस इज़ द रूल. ओके. क्वेश्चन नंबर लास्ट. ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. जबकि हम लोग उसके घर समय पर पहुंच चुके थे और हमसे पहले ही वो एयरपोर्ट चला गया. गौर करें, अभी से पहले पास्ट में 2 काम हुए हैं. एक, हमारा उनके घर समय पर पहुंचना, यानी कि पहुंचना, और दूसरा उनका एयरपोर्ट के लिए निकल जाना. तो एयरपोर्ट के लिए पहले वो निकले या हम पहले पहुँचे हैं. गौर करें, जाहिर सी बात, अगर हम उनके घर समय पर गए हैं और वो हमें घर में नहीं दिख रहे हैं, एयरपोर्ट चले गए हैं, तो हमसे पहले गए हैं एयरपोर्ट. यानी एयरपोर्ट जाने का काम पहले हुआ है, हमारा पहुंचना बाद में हुआ है. यानी पास्ट में अगर 2 काम हो रहे हों और आप देखें कि दोनों काम में से पहले कौन हुआ है और बाद में कौन हुआ है, तो जो काम पहले हुआ होता है उसके साथ हम हैड प्लस V3 लगाते, यानी पास्ट परफेक्ट में उसे लिखते. पास्ट परफेक्ट के बाद ही तो हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर सकते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस से हम किसी काम से पहले हुए काम को दिखाते हैं. ओके. तो यहाँ हम कहेंगे ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. यद्यपि हम लोग उनके घर समय पर ही पहुँच गए थे और हमसे पहले वह या वे एयरपोर्ट जा चुके थे. तो ही हैड लेफ्ट कहेंगे, वॉज की जगह हैड लिखना होगा. ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. अंडरस्टूड. अब गौर करें, वी के बाद रीच्ड हमने V2 लिखा है और V2 से हम पास्ट इंडेफिनिट बताते हैं. तो एक सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, दूसरे को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे. पास्ट इंडेफिनिट की मीनिंग है कि हम उसमें V2 लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट की मीनिंग है कि हम उसके साथ हैड प्लस V3 लिखेंगे. और पास्ट इंडेफिनिट उस काम के साथ लिखेंगे जो काम बाद में हुआ हो, और पास्ट परफेक्ट में उस काम को दिखाएंगे जो काम पहले हुआ हो. उन 2 कामों में से जो पहले हुआ हो उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और 2 कामों में जो बाद में हुआ हो, 2 कामों में जो दूसरा वाला हो, उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच टू बी ऑन इंग्लिश. आप इसी तरह से सीखते रहें, हम फिर बातें करेंगे, आगे बढ़ाएं. बस एक ही रिक्वेस्ट है, पढ़ने वालों की मदद करें. जो लोग सीखने वाले हैं, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्थी.